हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज में, जहां हम आ गए हैं साम्यावस्था के पार्ट 2 पर। बेसिकली हमने पिछली क्लास में रासायनिक साम्यावस्था को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे आयनिक साम्यावस्था के, और उसी के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। और उसी तैयारी में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक कवर करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स, मतलब हम क्वेश्चंस के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे उन्हें साथ साथ लेते हुए चलेंगे। बेटा, आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि आयनिक साम्यावस्था का जो चैप्टर है ये दो चीजों में खास तौर पे डील करता है। एक तो पीएच की गणना पे और एक विलेयता की गणना पे। आप विलेयता गुणनफल को डील करते हो, विलेयता निकालते हो, इन दो चीजों के बारे में मेजरली बात होती है। इसी पे सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं। एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे उन्हें कवर करना है, सो दैट हमारा काम बन जाए। प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है पीएच 3 पर दुर्बल अम्ल एबी के लवण की विलेयता ये है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दुर्बल अम्ल के लवण एबी, ये एबी यहां आएगा। पीएच इज इक्वल टू 3 पे एक दुर्बल अम्ल है, उसका एक लवण बनाया हुआ है एबी, जिसकी विघटता नहीं विलेयता, जिसकी विलेयता है y इंटू 10 की घात -3 मोल पर लीटर। आपको बताना है y का मान क्या होगा। यदि आपको दिया हुआ है कि AB लवण जो है उसका विलेयता गुणनफल है इतना, और जो HB आपका दुर्बल अम्ल है उसका आयनन स्थिरांक का मान है इतना, 1 इंटू 10 की घात -8। ठीक है, तो आपको AB के लिए तो KSP का मान दिया हुआ है, और एक दुर्बल अम्ल है HB, उसके लिए आपको Ka का मान दिया हुआ है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। सवाल ने हमें बोला है अम्ल का पीएच है 3 और हमें बतानी है इस लवण की विलेयता। आइए बात करके देखते हैं करना क्या है, कैसे करना है। एडवांस का सवाल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यार, सिंपल सी बात है, मुझे तो विलेयता निकालनी है ना। अब विलेयता निकालने के लिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मुझे जो डेटा दिया है ना मैंने उसको यूज किया। अगर AB लवण का KSP दिया हुआ है दोस्त, तो मैंने कहा ये करके देखते हैं। देखना, मैंने बोला एक लवण है AB, इसको अगर मैं जल में डालता हूं तो ये ऐसे टूटता है। देखना ध्यान से, है ना, ये होता है। और इसके लिए जो KSP का मान है वो मुझे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की घात -10। राइट। एक और चीज दी हुई है, HB नाम का एक दुर्बल अम्ल है। ये आपका आयनीकृत होता है इस तरीके से, H प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, और इसके लिए आपको Ka का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको Ka का मान, 1 इंटू 10 की घात -8। अब अगर आप दोनों चीजों को ध्यान से नोट करें, अगर आप दोनों चीजों को ध्यान से नोट करें, तो मैंने ये बोला कि अगर मैं इसे उलट दूं, नीचे वाली रिएक्शन को उलट दूं, तो यहां का B माइनस वहां के B माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमने बोला ये लो, H प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, और इससे बन गया HB एक्वस। और इस दौरान हमारे पास साम्य स्थिरांक हो जाएगा 1/Ka, यानी कि ये। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 माने, इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐड कर देते हैं दोनों को। मैंने बोला दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दे तो यहां का B माइनस यहां के B माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल इक्वेशन ये बनेगी
AB सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस, इससे बनता है A प्लस एक्वस प्लस HB एक्वस। ये हो जाएगा, B माइनस से B माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा, जो भी ये ठोस है इसकी सांद्रता सपोज करिए शुरुआत में मैंने C1 मानी, ठीक है। ये जो आपके पास में H प्लस है, इसका तो आपको pH ही 3 दिया हुआ है। बेटा अगर pH का मान मुझे 3 दिया है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि माइनस लॉग H प्लस का मान मुझे 3 दिया हुआ है। अगर माइनस लॉग H प्लस का मान मुझे 3 दिया है, यानी कि हम कह दें लॉग H प्लस का मान -3 है। अगर log H प्लस का मान -3 है, यानी कि H प्लस की सांद्रता हो गई 10 की घात -3 मोलर। H प्लस की सांद्रता क्या हो गई? 10 की घात -3 मोलर। तो बेटा जी इसकी सांद्रता शुरुआत में C1 है, ये हो जाएगी 10 की घात -3, ये भी 0, ये भी 0। समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा C1 में से लेट्स से कुछ S1 गया, इसमें से कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये तो pH है, ये तो फिक्स है। ये कुछ S1 बन जाएगा और ये भी कुछ S1 बन जाएगा। और बेटा जी ये जो S1 जो जाता है यही तो लवण की विलेयता कहलाती है। ये जो S1 जाता है यही तो लवण की विलेयता कहलाती है। जो साम्यावस्था पे A+ की सांद्रता है या B- की सांद्रता है वही तो विलेयता है लवण की, है ना भाई? सही है। अच्छा तो अब ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन के लिए नया साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? जब दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो उनके साम्य स्थिरांक मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा KSP अपॉन KA। इस इक्वेशन का साम्य स्थिरांक हो जाएगा KSP अपॉन KA। अगर KSP अपॉन KA हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई KSP अपॉन KA का मान हो गया प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट। इसको लेना नहीं क्योंकि ये ठोस है। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन 10 की घात -3। ठीक है, ये चीज किसके बराबर है? KSP अपॉन KA के बराबर। अगर ये चीज KSP अपॉन KA के बराबर है तो दिस अपॉन दिस, तो ध्यान से देखना मैंने बोल दिया KSP इंटू 1/KA, ये चीज आपकी किसके बराबर हो गई है? ये चीज आपकी बराबर हो गई है S1 स्क्वायर अपॉन 10 की घात -3। प्लीज गौर से देखिएगा, KSP का मान है 2 इंटू 10 की घात -10 अपॉन KA का मान है 10 की घात -8 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन 10 की घात -3। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो ये 10 की घात 8 बन के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की घात -2, एक 10 की घात -3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर 2 इंटू 10 की घात -5 यानी कि 20 इंटू 10 की घात -6। तो अगर S1 स्क्वायर ये हो गया तो S1 का मान हो जाएगा वर्गमूल 20 इंटू 10 की घात -3, और इसे आप सॉल्व कर दो तो रूट 16 होता है 4 और रूट 25 होता है 5, उसके बीच में कुछ होना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.47 लगभग इंटू 10 की घात -3 मोलर, और यही तो है आपका y। यही तो क्या आ गया आपका y, क्योंकि आपको बोला हुआ था y इंटू 10 की घात -3 के टर्म्स में आंसर आना चाहिए और वही आपने निकाल दिया। तो मैंने बहुत ही सिंपल काम किया, मैंने दोनों इक्वेशंस को समहाउ जोड़ने की कोशिश करी और उसके बाद में अपना नॉर्मल जो मोल कंसेप्ट होता है वो लगा दिया। आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होके आ गया आपके सामने। ठीक है बेटा, बढ़िया है, अच्छा सवाल था। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। ध्यान से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। ये कैलकुलेशन तो खैर इजी थी बट स्टिल कोई भी चीज अगर लगे कि सर थोड़ी हाईफाई है, हाँ सर ये दिमाग में कैसे आएगा कि ऐसे करें कि इनको जोड़ दें, तो बेटा ये सब तो देखो प्रैक्टिस के साथ आता है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को आप कैसे अपने काम की चीज में कन्वर्ट करते हो ये आता है प्रैक्टिस के साथ, है ना? सही है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखें ध्यान से, अगला क्वेश्चन करें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अगला सवाल, सम आयनन प्रभाव का विलेयता में जब एप्लीकेशन देखा जाता है, एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है AgCl जिसका KSP दिया हुआ है को 1 लीटर संतृप्त विलयन में 0.1 मोल CuCl जिसका भी KSP दिया हुआ है
में डाला जाता है, AgCl को CuCl में डाला जाता है। इस विलयन में Ag+ की परिणामी सांद्रता आपको दी हुई है, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। x का मान क्या है, आप देखिए ये जो 10 की घात -x है, ये 6 नहीं है, 10 की घात -x है, ठीक है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। ओके, बहुत बढ़िया, प्लीज गौर से देखें। सवाल कह रहा है एक आपके पास में जिनका KSP दिया होता है वो आपके वैसे भी क्या होते हैं, वो लवण होते हैं जो पूर्ण तरीके से घुलते नहीं है, अल्प विलेय। तो AgCl जो है ये आपका घुलेगा तो इस तरीके से आयनों में टूटेगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसी तरीके से हमारे पास में CuCl है, ये जब आपका घुलेगा तो ये टूटेगा Cu प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, बढ़िया, प्लीज गौर से देखिएगा। मैंने बोला कि भाई इसके लिए अगर विलेयता S1 है तो इसके लिए भी विलेयता S1 हो जाएगी। मतलब शुरुआत में C माना, C में से S1 गया तो यहां भी S1 बना, यहां भी S1 बना, मैंने सीधी वो साम्य वाली सांद्रताएं लिख ली। इसी तरह अगर यहां बात करें तो 0.1 है, 0.1 में से S2 जाएगा तो यहां भी S2 बनेगा, यहां भी S2 बनेगा। तो वो 0.1 बेसिकली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई काम है नहीं। ये हुआ। परंतु आप ये देख सकते हैं कि जो Cl माइनस है ये आपका कॉमन आयन है, कॉमन आयन की वजह से नेट सांद्रताएं दोनों जगह पे क्या हो जाएंगी, ये यहां S2 प्लस S1, वहां S1 प्लस S2, क्योंकि कॉमन आयन है ना, सम आयन है, सम आयन की वजह से नेट सांद्रता ऐड हो जाती है बीकर में। अब आपको क्योंकि इसका भी KSP पता है और इसका भी KSP पता है, तो हमने ये बोल दिया कि AgCl का KSP जो है वो हो जाएगा Ag+ की विलेयता इंटू Cl माइनस की विलेयता, है ना। और इसी तरीके से जो CuCl का KSP है ये हो जाएगा Cu+ की विलेयता इंटू Cl माइनस की विलेयता। बोलो हाँ या ना। अगर ये मैंने किया तो ये वैल्यू हो जाएगी S1 इंटू S1 प्लस S2, एंड ये प्रोडक्ट आपका निकल करके आएगा, ये बराबर होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की घात -10 के, 1.6 इंटू 10 की घात -10 के। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाला देखते हो तो ये हो जाएगा S2 इंटू S1 प्लस S2, और ये प्रोडक्ट आपका बराबर होना चाहिए 1 इंटू 10 की घात -6 के। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी, क्या आ रहा है दिमाग में, मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। प्लीज देखिए ध्यान से। यस, क्या आ रहा है भाई दिमाग में, कैसे करोगे? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। भाई मुझे ये दो इक्वेशन देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने इसको माना इक्वेशन नंबर 1 और इसे माना इक्वेशन नंबर 2, और यदि मैंने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है S1 इंटू S1 प्लस S2 प्लस सेकेंड इक्वेशन है S2 इंटू S1 प्लस S2। ये वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों के सम के, दिस प्लस दिस, 1.6 इंटू 10⁻10 प्लस 10⁻6, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप देखिए S1 प्लस S2 कॉमन आ रहा है, और यहां बन जाएगा एक और S1 प्लस S2, है ना, और ये चीज हो जाएगी इस सम के बराबर। इस सम को जब आप करने की कोशिश करेंगे तो ये सम लगभग लगभग मेरे हिसाब से 10 की घात -6 के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, ये नगण्य हो जाएगी। अगर ये नगण्य हो जाएगी तो ये चीज क्या बन गई, ये चीज ये बन गई क्या, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर जो है ये 10 की घात -6 के बराबर आ गया, तो S1 प्लस S2 का मान 10 की घात -3 के बराबर हो जाएगा। वर्गमूल लिया है दोनों साइड, अगर वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, गौर से देखना। अगर ये आ गया S1 प्लस S2 10 की घात -3 मोलर के आसपास, तो आप एक बात देखो, AgCl के अंदर
KSP का मान आपको पता है, Ag प्लस की परिणामी सांद्रता आपको पता है, और Cl माइनस अभी आपको पता चल गया S1 प्लस S2 क्या होता है। सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूं, अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पुट करूं, तो हम क्या बोलेंगे, KSP का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 10, है ना। KSP का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 10। ये चीज बराबर हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस एक्स, ये हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस होता है S1 प्लस S2 यानी कि 10 की घात माइनस 3। अब आप देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 10 की घात माइनस 3 इधर लेके आए नीचे, ये हो जाएगा ऐसे, ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस 10, 10 की घात 3, 10 की घात माइनस 7। तो हमने बोला अगर हम कंपेयर करें तो यहां से समझ में आ रहा है कि x का मान हो जाता है 7। यहां से समझ में आता है कि x का मान हो जाता है 7। ठीक है, यही पूछा था आपसे सवाल ने कि Ag प्लस की परिणामी सांद्रता में 10 की घात माइनस एक्स, वो x क्या होगा, तो वो x आपका सॉल्व होके आ जाएगा 7। एडवांस के सवालों में यही है यार, कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, आप ये देखो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कोई हाईफाई नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई तगड़ा सवाल आए। मैं हर क्लास में ही कहता हूं, आपको एहसास दिलाता हूं, ये तो मेंस में भी आ सकता था सवाल। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें। सम आयन प्रभाव की एप्लीकेशन थी विलेयता के कॉन्सेप्ट में। यस, प्लीज देखिए ध्यान से। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां तो कॉमन सेंस का सवाल आया है, कॉमन सेंस। पढ़ें एक बार सवाल को ध्यान से। निम्न में से वे यौगिक बताएं जिनके जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करते हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है। बेटा, लाल लिटमस को नीला करते हैं तो आपको याद होगा कि जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है। अगर लाल को नीला करना है मतलब ये आपसे पहचान करवाना चाह रहा है क्षार की। ये कह रहा है बताओ इनमें से कितने जो लवण हैं या जो यौगिक हैं वो क्षारीय प्रकृति के हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। बेटा, क्षारीय प्रकृति का लवण वही होगा, है ना। आपसे क्षारीय प्रकृति पूछना चाह रहा है तो हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि भाई क्षारीय प्रकृति का लवण वो होगा जिसके अंदर क्षार वाला पार्ट होगा प्रबल और अम्ल वाला पार्ट होगा दुर्बल। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी केस में आप ये मानोगे कि डोमिनेट कर रहा है क्षार वाला नेचर, और बस अल्टीमेटली लवण जो है वो कैसा आ गया, क्षारीय लवण आ गया, है ना। क्षार वाला पार्ट है प्रबल और वही डोमिनेट कर रहा है तो वो क्षारीय लवण आ गया। ये केस होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, हर तरीके के लवण में अम्ल और क्षार पहचानने हैं। इतनी आप प्रैक्टिस इस चैप्टर में मेंस लेवल पे भी कर चुके हो जिससे आप ये पहचान पाओ कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे अगर हम यहां पे बात करें KCN की, जैसे अगर मैंने सबसे पहले बात करी KCN की, तो ये दो चीजों से मिलके बनता है KOH और HCN। तो हमें पता है HCN एक दुर्बल अम्ल है और KOH एक प्रबल क्षार है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रबल क्षार है दुर्बल अम्ल है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमको चाहिए था, तो ये हमारे काम की चीज है। सेकंड, K2SO4। यदि मैं K2SO4 की बात करूं तो हमारे पास में दो चीजें हैं, KOH और H2SO4। KOH आपका प्रबल क्षार है, H2SO4 आपका प्रबल अम्ल है। बेटा, अगर दोनों ही चीजें प्रबल हैं तो फिर तो जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा, ये क्षारीय तो बन ही नहीं सकता। तो ये हमारे काम से गया, ये हमारे काम का कॉम्बिनेशन नहीं है। इस तरीके से आपको सबके अम्ल और क्षार लिख के देखने होते हैं। थर्ड, अमोनियम ऑक्सिलेट कहते हैं इसे। NH4 होल ट्वाइस C2O4।
तो बेटा जी ये दो चीजों से मिलके बनता है NH4OH और H2C2O4। अब इस बार क्या होगा, क्षार भी दुर्बल है और अम्ल भी दुर्बल है, क्षार भी दुर्बल है और अम्ल भी दुर्बल है। अगर दोनों ही चीजें दुर्बल हैं तो फिर तो ओवरऑल नेचर कैसा हो जाएगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का जो लवण बनता है उसका ओवरऑल नेचर कैसा होगा ये Ka और Kb के मान पे डिपेंड करता है, हम अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो ठीक है जी, इसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला, आगे आओ। रियली सॉरी, आगे आइए। अगला देखो, अगला हमारे पास में कौन सा है, NaCl। NaCl तो भाई सभी को पता है, NaOH HCl दोनों ही प्रबल हैं, तो ये तो आपका उदासीन बन जाएगा, ये भी आपके काम का नहीं है। अगला आपके पास है जिंक नाइट्रेट। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि HNO3 है, ZNOH होल ट्वाइस है, उतना अगर प्रबल क्षार नहीं है, बट HNO3 एक बहुत प्रबल अम्ल है, तो अम्लीय प्रकृति तो कहीं नहीं जा रही, तो अपने काम का तो नहीं है कम से कम। ठीक है, FeCl3 की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर FeCl3 की बात करें तो ये बन जाएगा FeOH होल थ्राइस और HCl। तो HCl तो प्रबल अम्ल है बहुत तगड़ा, इसके जितना प्रबल क्षार ये है नहीं, तो HCl प्रबल अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। K2CO3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बन जाएगा KOH और H2CO3। अब आपको पता है ये एक दुर्बल अम्ल है जबकि ये एक प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल वाला कॉम्बिनेशन ही तो हमको चाहिए होता है, तो ये हमारे काम की बात है ना। अगला NH4NO3। अगर हमने यहां बात करी तो ये हो जाएगा NH4OH, ये है HNO3। दुर्बल क्षार है प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है प्रबल अम्ल है, तो ऑब्वियस बात है तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, तो ये भी हमारे काम का कॉम्बिनेशन नहीं है। LiCN अगर आप देखें तो ये बनेगा LiOH और HCN के कॉम्बिनेशन से, तो ये एक दुर्बल अम्ल है और ये एक प्रबल क्षार है, और यही कॉम्बिनेशन हमें चाहिए था। तो अल्टीमेटली 1, 2 और 3, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे आए जो हमारे पास क्षारीय लवण को शो कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये मैंने तो यहाँ बोर्ड पे इतना लिख लिख के दिखाया तो इतना टाइम लगा, ऑब्वियसली जब आप लोग करेंगे तो आप आंखों आंखों में ही देख लोगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, और आपको पता चल जाएगा। राइट, देखना ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, इस तरीके से हम अम्ल और क्षार का कॉम्बिनेशन पहचानते हैं ताकि हमारा काम इजीली बन पाए, है ना। राइट, आइए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ो ताकि आपको इजीली बातें समझ में आए, है ना। सवाल को पढ़ते ही दिमाग में चल जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करें, फिर हम उसका फॉर्मूला सोचेंगे और हमारा काम बन जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले ही लगते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, एक प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल के 25 डिग्री सेल्सियस पर विघटन स्थिरांक का मान ये है, ठीक है। इसके 0.01 मोलर सोडियम लवण का पीएच क्या होगा, 0.01 मोलर सोडियम लवण का पीएच क्या होगा। तो बेटा जी अगर मैंने कोई बेंजोइक अम्ल लिया है जिसके लिए मुझे वियोजन स्थिरांक का मान दिया है, तो ये बात ऑब्वियस है कि ये एक दुर्बल अम्ल रहा होगा, है ना। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जिसके लिए वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक दे दिया जाता है वो चीज दुर्बल होती है, ये क्लियर है। सोडियम लवण ले रहे हैं मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार रहा होगा, तो ये जो लवण बना है हमारे पास में, जो लवण का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है सवाल ने, वो लवण बना है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के कॉम्बिनेशन से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के कॉम्बिनेशन से बना है जिसकी सांद्रता हमारे पास 0.01 मोलर है,
जिसकी सांद्रता हमारे पास 0.01 मोलर है और जो अम्ल है वो दुर्बल है, उसके लिए Ka का मान है 10 की घात -4। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? पीएच बताना है लवण का। ये अगर लवण की सांद्रता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? अगर क्षारीय प्रकृति का लवण है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, प्लस हाफ हम लगाते ही हैं। अब जो दुर्बल चीज है उसका पी लिख देंगे, मतलब पी के ए, और साथ में लिख देंगे लॉग सांद्रता। देखना जरा, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी, है ना? ये पीएच आ गया, बढ़िया। ठीक है, अगर ऐसे करने से आ गया तो के का मान अगर 10 की घात -4 है तो पी के ए हो जाएगा माइनस लॉग के ए, यानी कि माइनस लॉग 10 की घात -4, यानी कि आंसर -4 और माइनस आगे है 4 हो जाएगा, लॉग 10 1 होता है, तो पी के ए हो गया 4। बढ़िया, ठीक है। आइए गौर से सुने इस बात को, ध्यान से समझें। देखिए ध्यान से, पीएच क्या आएगा? 7 प्लस हाफ, पीकेए का मतलब है 4, प्लस लॉग सी, सांद्रता है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर मतलब 10 की घात -2 मोलर, तो लॉग सी मतलब लॉग 10 की घात -2, है ना? -2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 1 है। अगर ऐसा है तो पीएच का मतलब हो जाएगा 7 प्लस हाफ 4 माइनस 2 लॉग 10, और लॉग 10 है 1, तो 4 में से 2 गए 2, 2 बाय 2 1, तो 7 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 8। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, प्लीज गौर से देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। बेंजोइक अम्ल वाला सवाल समझ में आया क्या? हाँ जी, प्लीज ध्यान से देख लो। रियली सॉरी, खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। आगे बढ़े, चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। 298 केल्विन पर Ag2CrO4 के लिए KSP का मान है 1.1 इंटू 10 की घात -12। 0.1 मोलर AgNO3 के विलयन में Ag2CrO4 की विघटता क्या है? विघटता नहीं, विलेयता। ये अंकल को मुझे लगता है जो हमारी पीपीटी बना के देते हैं उनको विलेयता विघटता दिखाई दे रहा है, उन्होंने 2 जगह यही काम कर दिया। बोलना पड़ेगा भाई, ये क्या बात हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आ रहा है सवाल पढ़ के? एक आपका अल्पविलेय लवण है Ag2CrO4 जिसके KSP का मान दिया हुआ है, मैंने उसमें AgNO3 मिलाया है 0.1 मोलर। आपको बताना है Ag2CrO4 की विलेयता क्या होगी, है ना? ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला Ag2CrO4 जो अल्पविलेय लवण है, क्योंकि मुझे उसका KSP दिया है, तो ये चीज आपकी किस तरीके से आयनीकृत होती है? इस तरीके से। टू Ag प्लस एक्वस प्लस CrO4 -2 एक्वस, राइट? आपको इसका KSP दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 की घात -12। इसमें आपने मिलाया AgNO3 कितना? 0.1 मोलर। तो अगर ये 0.1 मोलर है, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर और ये भी हो जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना? बढ़िया। अगर ये चीज है तो ये जाता है 2s और ये जाता है s,
साम्य अवस्था पे। तो हमें एक बात समझ में आती है कि Ag प्लस आपका कॉमन आयन है। अगर Ag प्लस आपका कॉमन आयन है तो यहाँ पे 2s प्लस 0.1 हो जाएगा और यहाँ पे 0.1 प्लस 2s हो जाएगा। प्लीज गौर से देखें, है ना। तो हमारे पास में बेसिकली क्या हो गया, ये जो KSP है ये किसके बराबर हो गया, ध्यान से समझना। जो हमारा KSP है Ag2CrO4 का, जिसका मान हमको दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 की घात -12, ये चीज हमारी किसके बराबर हो जाएगी, Ag प्लस की सांद्रता यानी कि 2s प्लस 0.1, जिसे आप लगभग 0.1 ही मानेंगे ऑब्वियसली, बट एक बार लिख देते हैं, इंटू CrO4 -2 जो है उसकी सांद्रता है S। ये हो जाएगा। आप प्लीज गौर से देखें, ये चीज आपकी बराबर हो जाएगी, दिस थिंग विल बी इक्वल टू नियरली 0.1 ओनली इंटू S की घात 1। तो यहां से S का मान आएगा दिस अपॉन 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.01। ये चीज हटेगी, ऊपर 100 आएगा, आंसर आएगा 1.1 इंटू 10 की घात -10। विलेयता का मान सॉल्व होके आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की घात -10। यही तो पूछा था सवाल ने, यही तो पूछा है कि आपके पास में Ag2CrO4 की विलेयता कितनी है, 1.1 इंटू 10 की घात -10। वैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसको 10 बना के इसको टिक कर दो। प्लीज देखिए ध्यान से, मिसप्रिंट था वो, सी ऑप्शन में आना था। आंसर हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की घात -10। प्लीज देखें ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इजी है, कर लेंगे पक्का। ध्यान से देखो, बहुत इजी सवाल था, सम आयन प्रभाव को विलेयता में शामिल किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखेंगे क्या, मैं इसका आपको हिंट दूंगा, ट्राई आप लोग इसको घर पे करना, है ना। मैं आपको इसका हिंट दूंगा, आप लोग इसे ट्राई घर पे करना, क्योंकि इसमें शुरुआत की थोड़ी सी बात अटपटी लग सकती है आपको, पढ़ के ये लग सकता है क्या पूछ लिया भाई, ये तो मुझे कुछ हवा ही नहीं लग रही। इसलिए सवाल कह रहा है मेथिल एसीटेट 1 मोलर की दुर्बल अम्ल HA द्वारा जल अपघटन की प्रारंभिक दर 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रबल अम्ल HX की तुलना में 1/100 है। यस, मेथिल एसीटेट की दुर्बल अम्ल HA द्वारा जल अपघटन की प्रारंभिक दर 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रबल अम्ल HX की तुलना में 1/100 है। तो HA के Ka का मूल्यांकन क्या होगा? बेटा मेथिल एसीटेट है 1 मोलर, उसे दुर्बल अम्ल HA के साथ में जब हम लोग करवा रहे हैं जल अपघटन, तो हमें बोला जा रहा है कि जो HA का जल अपघटन का दर है अपॉन जो HX के जल अपघटन की दर है, ये रेशो 1/100 है। ये रेशो 1/100 है। ठीक है, ये रेशो क्या है, 1/100। अब आप गौर से देखिएगा, अगर ये दर है तो ये दर किस बात पे निर्भर करेगी, दर किस बात पे निर्भर करेगी, तो हम बोलेंगे ये जो HA है ये आपका इस तरीके से विघटित होगा, ये जो HX है ये आपका इस तरीके से विघटित होगा। तो दर क्या H प्लस पे डिपेंड करेगी, दोनों की, H प्लस की सांद्रता पे? बिल्कुल कर सकती है। अगर कर सकती है तो हमने बोला H प्लस की सांद्रता फ्रॉम HA अपॉन H प्लस की सांद्रता फ्रॉम HX, ये रेशियो कितना है, 1/100 है। ये बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना, बढ़िया। अब आप देखो HA एक दुर्बल अम्ल है, HX एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो होता है ये ऐसे नहीं टूटता ना, ये ऐसे टूटेगा पूरा पूरा 100%। तो अगर ये 1 मोलर था तो फाइनली ये पूरा 1 मोलर हो जाएगा। तो आपको H प्लस जो HX से आ रहा है ये वैल्यू 1 मिल गई। अगर ये वैल्यू 1 मिल गई तो हमने बोला कि HA से जो H प्लस आ रहा है वो सांद्रता हो जाएगी 1/100। HA से जो H प्लस आ रहा है वो सांद्रता हो गई 1/100। अब आपको ये पता है कि ये जो दुर्बल अम्ल होता है
यहां पे H प्लस की सांद्रता क्या हो जाती है, अंडर रूट के ए इंटू सी, जहां पे C क्या होती है, HA अम्ल की सांद्रता हो जाती है अंडर रूट के ए इंटू सी। बस तो फिर बढ़िया है, यहां पे इसको अंडर रूट के ए इंटू सी अगर हम कर दें, ये रेशियो है आपका, ये चीज बराबर है 1/100 के। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो के ए इंटू सी जो है ये हो जाएगा 1/40 आ जाएंगे, है ना, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो बस बेटा जी अब आपको सी पता है 1 मूलर, अगर आपको सी पता है 1 मूलर तो के ए का मान आ जाएगा ये, के ए का मान आ जाएगा 10 की घात -4, के ए का मान आ जाएगा 10 की घात -4। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, गौर से देख लो बेटा। हाँ जी, क्या किया हमने, कैसे किया है, क्या सॉल्व किया है, प्लीज ध्यान से देख लें। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े क्या? ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, या कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो प्लीज देख लें एक बार। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ चला जाए। आई होप यहां तक तो सब कुछ ठीक है ना? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगली चीजों को करते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। ये देखो, ये बढ़िया सवाल है, ऐसा मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। जो भी बच्चे मुझसे फिजिकल पढ़े हुए हैं बैचेस में उन्होंने देखा होगा, नहीं तो हर क्लास में बाकी और टीचर्स ने भी करवाया ही होगा। नहीं करवाया है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान सवाल है, गौर से देखें। सवाल कह रहा है HNO3 KOH CH3COH और CH3CONA के समान सांद्रताओं वाले जलीय घोल दिए गए हैं, जोड़ा जो मिश्रण करने पे बफर बनाता है। तो बेटा अगर बफर बनाना है तो कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि आपके पास में मिश्रित बफर जो होता है वो दो तरीके के हैं, या तो अम्लीय बफर या क्षारीय बफर। अम्लीय बफर कब बनता है? ये जब बनता है जब आपके पास में एक दुर्बल अम्ल हो और उसी का प्रबल क्षार के साथ में लवण हो। इसी तरीके से क्षारीय बफर कब बनता है? जब आपके पास एक दुर्बल क्षार हो और उसी का प्रबल अम्ल के साथ में लवण हो। अब या तो ये कॉम्बिनेशन आपको सामने एकदम ठा करके लिखा हुआ हो, या कई बार दो चीजें ऐसी दी जाती है जिनको रिएक्ट करवाने पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देता है रिएक्शन। दोनों ही चीजें हो सकती है, हम एक एक करके डिस्कस करके देखते हैं, पर जहां भी ये दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है HNO3 और CH3COOH, तो बेटा ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, दो अम्लों का कॉम्बिनेशन तो बफर हो नहीं सकता, एक अम्ल और लवण टाइप कुछ बनना चाहिए, तो ये तो हमारा काम बनाएगा नहीं किसी भी हालत में। एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये कॉम्बिनेशन तो काम आता नहीं। यहां ये एक प्रबल क्षार है KOH और ये एक दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है। ये एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, तो ये प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार का भी बफर में यूज ही नहीं होता, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी काम का नहीं है। सी ऑप्शन देखें, एक प्रबल अम्ल है और एक लवण है, वो लवण है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का। तो हमने कहा इनको रिएक्ट करा के देखते हैं, शायद कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि एक लवण दिख रहा है तो अगर मुझे उसका एक दुर्बल अम्ल बनता हुआ दिख जाए तो शायद मेरा काम बन जाए। ध्यान से देखना, HNO3 यदि CH3COONA के साथ क्रिया करता है तो HNO3 क्या हो गया, H प्लस और NO3 माइनस, और ये हो गया आपका
CH3CO माइनस Na+। तो आप गौर से देखिएगा, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये बनेगा क्या? देखना ध्यान से, ये बनेगा क्या? तो बेटा आपके बीकर में अगर आप ध्यान से देखो तो एक दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ का लवण, ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई क्या? देखो ध्यान से, कई बार सामने से नहीं दिखता, ये आपका दुर्बल अम्ल है और ये उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ का लवण है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास में है तो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? अम्लीय बफर कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपका अम्लीय बफर कहलाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बात है। अगला डी ऑप्शन देखो। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है CH3COOH और CH3CONA। ये तो बेटा डायरेक्ट ही दिया हुआ है, यहां तो कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए, ये आपका दुर्बल अम्ल है और ये आपके दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ का लवण है। और ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये हमेशा की तरह हमें पता ही है, ये तो होता ही अम्लीय बफर है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया सी और डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। तो इसी के साथ मैं हर क्लास में कोशिश करता हूं कि आप लोग को मल्टीपल करेक्ट वाले सवालों की थोड़ी फील देना शुरू करूं, क्योंकि सिंगल करेक्ट तो तुमने मेंस के टाइम भी बहुत करे हैं, मल्टीपल करेक्ट आने चाहिए हमें सवाल करने, है ना? क्योंकि जेईई एडवांस में वो भी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी और डी। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, सी और डी। क्लियर है? बढ़िया है। आगे चलो, अगले सवाल पे चला जाए। प्लीज ध्यान से देखिए, ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे? सोचिए, बताइए। हाँ जी, किस तरह कर सकते हैं? सोचिए और बताइए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है ये सवाल? ध्यान से देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इसने, ये कह रहा है बताओ कौन कौन से कथन सही हैं। आपको सारे पढ़ के बताने पड़ेंगे तभी आंसर आएगा। पहला ऑप्शन, 10 की घात -8 मोलर HCl विलयन का pH 8 है, ये बात कतई गलत है। आपको याद होगा 10 की घात -8 मोलर HCl जब हम लेते हैं तो pH आता है 6.93 6.97 उस रेंज में, है ना? तो 8 तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि हमें वहां पे जल का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ता है। तो H प्लस 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7 बनता है। हम क्लास में डिस्कस करते ही थे, एक बार इसको दोबारा मैं करके बता देता हूं, सो दैट किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर यहां क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ध्यान से देखें, अगर 10 की घात -8 मोलर HCl एक्वस है और मुझे pH बताने की कोशिश करनी है, किस तरह बताएंगे? तो आप देखिए ध्यान से, HCl एक प्रबल अम्ल है, ये आपका टूटेगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। पर क्योंकि ये जलीय विलयन है तो जल तो हमेशा ही रहता है, स्वतः आयनीकृत रहता है, स्वयं आयनीकृत रहता है, मतलब H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में, है ना? अब ये है 10 की घात -8 मोलर और आपको पता है कमरे के ताप पे जल होता है 10 की घात -7 मोलर। क्या होगा? ये 10 की घात -8 मोलर जो है ये फाइनली H प्लस यहाँ पे खुद तो 10 की घात -8 मोलर हो जाएगा और यहाँ पे H2O जो है वो हो जाएगा 10 की घात -7 मोलर। इससे H प्लस और OH माइनस भी यही आ जाएंगे, है ना? एक मोल पे एक मोल, एक मोल पे एक मोल करके। तो बेसिकली आपको सम आयनन प्रभाव से समझ में आ रहा होगा कि नेट H प्लस आएगा दिस प्लस दिस। बच्चे सिर्फ इस H प्लस को देख के आंसर निकालने लग जाते हैं, जबकि नेट H प्लस तो ये है, नेट H प्लस की सांद्रता ये है। अगर नेट H प्लस की सांद्रता ये है 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7, तो हम यहां पे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे 10 की घात -7, हमारे पास अंदर बनेगा 10 की घात -1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की घात -7 मोलर। 1.1 इंटू 10 की घात -7 मोलर, ये हो जाएगी H प्लस की कुल सांद्रता। अगर ये H प्लस की कुल सांद्रता हो जाएगी तो pH क्या आ जाएगा?
माइनस लॉग H प्लस, तो आंसर आएगा माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब आपको एक ट्रिक बता दूं, जिन बच्चों ने पहले सुना हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए आपको इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आंसर सिंपल लिख सकते हैं आप y माइनस लॉग एक्स। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं y माइनस लॉग एक्स। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं y माइनस लॉग एक्स तो यहां पे pH आ जाएगा आपका कितना 7 माइनस लॉग 1.1। अब बेटा log 1 तो 0 होता है पर log 1.1 0 नहीं होता, तो कुछ तो वैल्यू होती है, तो 7 में से वो कुछ तो जाएगा, तो आंसर लगभग ये आएगा। तो इसीलिए आंसर 8 नहीं आएगा, आंसर ये आएगा 6.95। तो जब भी H प्लस की सांद्रता किसी अम्ल या क्षार के केस में है ना, H प्लस या OH माइनस की सांद्रता 10⁻⁷ के ऊपर नीचे आ रही है, आप ये जल वाला केस कभी भी ना भूलें, क्योंकि जल हमेशा स्वयं आयनीकृत होकर रहता है बीकर में, उसकी सांद्रता लिखी जाती है साथ में। अब अगर अंतर बहुत ज्यादा है तो आप किसी एक चीज को नेग्लेक्ट कर दो। जैसे सपोज करो मैंने बोला 10⁻³ मोलर HCl है, तो 10⁻³ प्लस 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ बहुत छोटा है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट जब कंपेरेबल वैल्यूज हैं 10⁻⁸, 10⁻⁷ या 10⁻�6, 10⁻⁷, कंपेरेबल वैल्यूज हैं तो नगण्य नहीं ले सकते। फिर उस केस में तो आपको नेट वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी, उस केस में आपको नेट वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ए ऑप्शन आ गया। अगला देखो बी ऑप्शन, H2PO4 का संयुग्मी क्षार ये है। तो बेटा जी ऐसा है, हमें पता होता है अगर ये हमारा अम्ल है तो H प्लस हटा दो, उसके अलावा जो भी पार्ट आता है वो आपका क्या होता है, संयुग्मी क्षार होता है। तो बस फिर H2PO4 माइनस ये हमारा अम्ल है, अगर मैंने H प्लस हटा दिया तो हमारा बचेगा क्या, ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार। ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। तो बस फिर आओ भाई ऑप्शंस में चेक करो, H2PO4 माइनस का संयुग्मी क्षार HPO4 माइनस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सर मल्टीपल करेक्ट है क्या, चेक करना पड़ेगा भाई, पता तो नहीं है, ट्राई करेंगे जब भी देखेंगे। जल का ऑटो प्रोटोलिसिस स्थिरांक ताप के साथ बढ़ता है। बेटा ऑटो प्रोटोलिसिस स्थिरांक का मतलब होता है KW। हाँ जी, KW ताप के साथ बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वो जो आपका उदासीन बिंदु है वो किधर शिफ्ट होता जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे उदासीन बिंदु अगर 7 है तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रताएं 10⁻⁷, 10⁻⁷ है। पर 50 डिग्री के आसपास उदासीन बिंदु 14 की जगह 12 पे शिफ्ट, मतलब 7 की जगह 6 पे शिफ्ट हो जाता है, स्केल आपका 0 से 12 ही रह जाता है। तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रताएं 10⁻⁻6, 10⁻�6 बन जाती हैं। बढ़ गई ना वैल्यू, 10⁻⁷ के कंपैरिजन में तो 10⁻�6 ज्यादा ही है, तो KW ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। और ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है हमारे पास विघटन हो रहा है, विघटन हो रहा है तो डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो हमें पता है साम्य स्थिरांक ताप के समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा यहाँ पे साम्य स्थिरांक का मान है KW, वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा KW का मान भी बढ़ेगा। बस तो यही वाली चीज है, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। आइए आगे बात करते हैं, डी ऑप्शन, जब दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल के लिए विलयन का अनुमापन, जब दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल के लिए विलयन का अनुमापन अर्ध उदासीन बिंदु पर प्रबल क्षार के साथ किया जाता है तो पीएच का मान ये है। तो बेटा जी अगर प्रबल क्षार के साथ एक दुर्बल अम्ल का अनुमापन करोगे तो अर्ध उदासीन बिंदु की बात हो रही है, तो आप देखना ध्यान से, दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ करोगे तो इसका लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। अब इसकी सांद्रता यदि C1 है, ठीक है, इसकी सांद्रता यदि C2 है, ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रबल है, तो ये कुछ बचेगा और ये कुछ बनेगा, है ना। और सवाल ने ये कहा है अर्ध उदासीन बिंदु है, मतलब आधा आधा खर्च हो चुका होगा,
आधा आधा खर्च हो चुका होगा, आधा आधा बचेगा, यानी कि जो लवण की सांद्रता होगी और जो आपके पास में अम्ल की सांद्रता होगी वो क्या होगी, बराबर, है ना। लवण और अम्ल की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर। अगर अर्धउदासीन बिंदु पे लवण और अम्ल की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो आपका बफर बन जाएगा, क्योंकि बीकर में एक दुर्बल अम्ल बच रहा है और उसका लवण बच रहा है, तो बफर बन गया। तो पीएच होता है pKa प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल, है ना। अगर लवण और अम्ल की सांद्रता सेम है तो ये आपस में कैंसिल, log 1 हो जाएगा 0, पीएच आपका सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, pKa के बराबर, जबकि ये कह रहा है पीएच हाफ pKa के बराबर होगा, ये गलत है, समझो बात, है ना। अर्ध उदासीन का मतलब है कि आधा ये बचा होगा और आधा ये, तो 1 मोल पे 1 मोल है तो आधा आधा ही बचा होगा, आधा आधा बचा होगा तो सांद्रताएं सेम है, तो पीएच आपका सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, pKa के बराबर है। प्लीज इस बात को गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है, बढ़िया, सही। चलिए आइए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, मैं हिंट दूंगा, आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, मैं हिंट देता हूं कैसे किया जाए ये वाला क्वेश्चन। 0.1 मोलर के सोडियम एसीटेट विलयन को तैयार किया गया है, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA, ये विलयन आपने तैयार किया है, जिसके लिए KH का मान है, ये कितना है 0.1 मोलर, और इसके लिए KH का मान हमें दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 की घात -10, ठीक है। सवाल कह रहा है अपघटन की दर, OH माइनस की सांद्रता, pH, ये सारी बातें बतानी है। तो अगर अपघटन की दर बतानी है तो भाई सीधी सी बात है, H आप √KH/C से बता सकते हैं, ठीक है, √KH/C से बता सकते हैं, यहां से जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। अगर आपसे OH माइनस की सांद्रता पूछी है या pH पूछा है तो आप देखिए ध्यान से, जो दुर्बल हिस्सा होता है उसका जल अपघटन होता है, तो CH3CO माइनस का अगर जलीय अपघटन होगा तो रिएक्शन बनेगी ये, देखो ध्यान से, दुर्बल वाले हिस्से का लवण में जलीय अपघटन होता है, जलीय अपघटन हुआ ये शुरुआत में C है, ये 0 और ये 0, C में से अगर CH गया तो ये भी CH और ये भी CH बन जाएगा, तो हमारे पास में OH माइनस की सांद्रता कितनी आ जाएगी, CH आ जाएगी। अगर OH माइनस CH आ गया तो C है 0.1 इंटू H हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, है ना, ये OH माइनस आ जाएगा। आखिरी चीज है pH, अगर pH निकालना है तो दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, ये आएगा। pKa आपको पता है ना, कैसे पता है, सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, तो ये तो सभी को पता होता है कि CH3COH के लिए हम लोग pKa का मान लेते हैं 4.74, ये याद रखने की चीज है, तो बस वो पुट कर देंगे और सांद्रता हमको पता ही है, यहां से pH आ जाएगा। तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले रिकॉल करा दिए, अब आप बस सारी वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, आंसर निकालना, आपका काम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छोटे छोटे से सवाल और बचे हैं, फटाफट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे, आइए ट्राई करके देखते हैं। यदि मैंने इस सवाल की बात करी, अब ये देखो, तापमान T पर आपको 3 प्रकार के लवण दिए हैं, MX, MX2, M3X, 3 प्रकार के लवण दिए हैं जिनके लिए KSP के मान है 4 इंटू 10 की घात -8, 3.2 इंटू 10 की घात -14, 2.7 इंटू 10 की घात -15। तो तापमान T पर लवणों की विलेयता का क्रम क्या होगा। अगर लवणों की विलेयता का क्रम निकालना है मुझे MX, MX2 और M3X के लिए, तो बेटा एक बात हमेशा बोली जाती है, अगर लवण सारे एक ही प्रकार के हैं, 1:1 टाइप के हैं या 2:1 टाइप के हैं, 3:1 या 1:2 टाइप के हैं, एक ही टाइप के लवण है, तो जो KSP का क्रम होगा वही विलेयता का क्रम होगा, जिसका KSP ज्यादा उसकी विलेयता ज्यादा। बट यदि हमारे पास लवण अलग अलग टाइप के हैं, MX, MX2, M3X, तो आप बात को ध्यान से समझें,
mx1 है, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अगर ये हो गया हमारे पास में x माइनस एक्वस, तो यहां पे जो KSP आ रहा है mx1 का वो आएगा s स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये s1 और ये भी s1, तो s1 स्क्वायर के बराबर। तो यहां से मुझे s1 की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट KSP ऑफ mx। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, mx का KSP कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की घात माइनस 8 का वर्गमूल। आंसर आएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस 4 मोलर। ये S1 आएगा, ठीक है। अगला है mx2। mx2 आपका कैसे टूटेगा, m का +2 एक्वस प्लस 2x माइनस एक्वस, तो ये वैल्यू आएगी S2 और 1 मोल पे 2 मोल बन रहे हैं, वैल्यू आएगी 2S2। तो KSP हो जाएगा S2 की घात 1 इंटू 2S2 की घात 2, आंसर हो जाएगा 4S2 का क्यूब, है ना, 4S2 का क्यूब। और ये वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 14। तो ये वैल्यू बनेगी 32 इंटू 10 की घात माइनस 15। तो हमने बोला 4 से कटेगा 8 टाइम, तो S2 बन जाएगा, इस पे हमें तृतीय मूल लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू 10 की घात माइनस 5 मोलर। ये S2 हो गया, ये S1 हो गया। आइए S3 की बात करते हैं, M3X। ये हो जाएगा 3S3 और ये हो जाएगा S3, 1 मोल पे 3 मोल, 1 मोल पे 1 मोल, तो 3S3 का होल क्यूब इंटू S3 की घात 1, ये बराबर हो जाएगा KSP किसका, M3X का। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। M3X का KSP आएगा 2.7 इंटू 10 की घात माइनस 15, है ना जी। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 27 S3 की घात 4, ये वैल्यू आएगी 2.7 इंटू 10 की घात माइनस 15। ये अगर हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, वैल्यू आएगी ये 27 से 27 कैंसिल, S3 हो जाएगा 10 की घात माइनस 4 मोलर। अब आपके पास S3 भी है, आपके पास S2 भी है, आपके पास S1 भी है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं कि अपने आप वैल्यू, तो सबसे बड़ा S1 हो जाएगा, फिर आपका S3 हो जाएगा और फिर आपका S2 हो जाएगा। सो क्योंकि ये हमारे पास में क्रम है, तो हमारे पास में विलेयता का क्रम हो जाएगा ये वाला लवण, फिर ये वाला लवण, और फिर ये वाला लवण, mx m3x mx2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा mx1 m3x mx2, डी ऑप्शन। बढ़िया है, बहुत सही। कैलकुलेशन करिए बस, हमने सिंपल सा सवाल था। ये वाला क्वेश्चन देखें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.5 ml 2/5 मोलर दुर्बल अम्ल को, दुर्बल एक क्षारीय एक अम्लीय क्षार को, जिसका Kb ये है, 2/15 मोलर के साथ जल में अनुमापित कराया गया। ये अम्ल है, अम्ल के साथ जल में अनुमापित कराया गया, ठीक है। तुल्यांकीय बिंदु पर H+ आयन का सांद्रण क्या होगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आप एक बात देखें, अगर इनको तुल्यांकीय बिंदु की बात करनी है, तो हमने बोला तुल्यांकीय बिंदु पे तो अम्ल की सांद्रता जो होगी और क्षार की सांद्रता जो होगी वो बराबर होनी चाहिए, तुल्यांक बेसिकली। तुल्यांक होते हैं नॉर्मलता इंटू आयतन, है ना, नॉर्मलता इंटू आयतन, या मैं उसे बोल सकता हूं मोलरता इंटू आयतन इंटू एन कारक। अब ये एकल क्षारीय है तो एन कारक 1 है, वहां भी एन कारक 1 है, ठीक है। वो एकल क्षारीय ही आपका, एकल अम्लीय ही क्षार और एकल क्षारीय अम्ल है, ठीक है। तो हमने बोला मोलरता इंटू आयतन, मोलरता इंटू आयतन करने से काम चल जाएगा। तो यहां मैंने बोला मोलरता इंटू आयतन, मिलीलीटर में ही रहने देते हैं, वहां भी मिलीलीटर में ही निकाल देंगे। ये हो जाएगा 2/15 इंटू आयतन मुझे निकालना है,
यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा अम्ल का। देखिए ध्यान से, तो हमने बोला कि कुल आयतन आपके पास में बीकर में कितना हो गया जब दोनों को मिलाओगे, तो वो हो जाएगा 2.5 प्लस 7.5 ml, यानी कि 10 ml, यानी कि 0.01 लीटर। देख सकते हैं आप पक्का। अगर मैं मिलीमोल की बात करूं, तो अब आप एक बात को ध्यान से सुनिए, जितने मिलीमोल इसके उतने ही मिलीमोल इसके मिलीमोल कितने आ गए, 0.5 इंटू 2 0.1 आ गए क्या, पक्का, ठीक है। 50/50 यानी कि 1 आ जाएंगे आपके मिलीमोल। दस बटे 10 यानी कि 1 मिलीमोल, यानी कि 10 की घात -3 मोल, ये आ गए मोल। तो अब अम्ल और क्षार क्योंकि आपके तुल्यांकी बिंदु पे हैं, मतलब पूरे पूरे एक दूसरे के साथ खर्च हो रहे होंगे, तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ये बन रही है कि हमारे पास जो केस बन रहा है ये कैसा केस है, कैसा केस बन रहा है, ये है आपका 10⁻³ मोल, ये भी है आपका 10⁻³ मोल, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, फाइनली ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये बनेगा। और अगर बीकर में सिर्फ लवण बचता है एंड में, यानी कि लवणों के जलीय अपघटन का केस है, यानी कि लवण की सांद्रता आपके पास में क्या हो जाएगी, आपके फाइनल मोल अपॉन आपका फाइनल आयतन। फाइनल आयतन कितना है आपके पास में, 0.01 लीटर, यानी कि 10⁻³ अपॉन 10⁻², यानी कि 10⁻1 मोलर। लवण की सांद्रता आ गई। कैसा लवण है ये, कैसा लवण है भाई, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है। तो हमारे पास में जो लवण है ये है दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल का। तो हमारे पास में पीएच हो जाएगा, है ना, पीएच निकालना है हमको, पीएच हो जाएगा 7 - ½ पीकेबी प्लस लॉग सी। या तो हम ऐसे करके पीएच निकाल लें, फिर उससे H+ निकाल लें, या हम ये कर लें कि भाई अगर दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल का लवण है तो हमने मान लिया BOH प्लस HX प्लस HA, ठीक है, ये है। तो हमने बोला कि इससे जो लवण बनेगा वो बनेगा BA। दुर्बल पार्ट कौन सा है इसका, क्षार वाला पार्ट है, तो मतलब ये जो B+ है इसका जलीय अपघटन होगा। समझ रहे हो आप बात। एंड में बीकर में केवल लवण बचता है तो जलीय अपघटन का केस है, और जलीय अपघटन दुर्बल वाले पार्ट का होता है। अगर दुर्बल वाले पार्ट का होता है तो आप देखें जरा, B+, अगर इसका जलीय अपघटन होगा तो ये बनेगा आपका BOH प्लस H+ एक्वस, है ना, हमें H+ ही बताना है। ये शुरुआत में C था तो 0 और ये 0, C में से CH जाता है तो ये भी CH और ये भी CH, तो H+ का सांद्रण हमें बताना है, वो हो जाता है CH, और H हो जाता है √KH/C, यानी कि C इंटू KH हो जाता है KW अपॉन जो भी पार्ट दुर्बल है क्षार वाला, तो ये। तो हमारे पास में बेसिकली H+ की सांद्रता आ जाएगी √C इंटू KW अपॉन KB। हमें सब कुछ पता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। KW है 10 की घात -14, KB है 10 की घात -12, और C है आपका क्या, ये रहा 10 की घात -1 मोलर। तो बस फिर हमने सारी वैल्यूज रख दी यहां पे, अपॉन KB कितना दिया हुआ है 10 की घात -12। इसे सॉल्व कर देते हैं, H+ की सांद्रता आ जाएगी, वही हमसे पूछी जा रही है, वही तो हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। सही बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके जी, ठीक, डन। तो यहां से हमने H+ का सांद्रण निकालने की कोशिश करी। आप आंसर निकाल के देखिएगा, 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, 10 की घात 12 बनेगा, 10 की घात -14, 10 की घात 12, 10 की घात -2 बनेगा, √0.1 इंटू 10 की घात -1, उसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके। अगला सवाल जो है ये वाला, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, वही अपघटन की कोटि आपसे पूछी जा रही है। एच आप बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये वाला सवाल देखें ध्यान से, पढ़ना तो क्वेश्चन को। 0.1 मोल CH3NH2 को 0.08 मोलर HCl के साथ मिश्रित करते हैं एवं 1 लीटर तक तनु करते हैं, तो विलयन में H+ की सांद्रता क्या होगी? आप देखिए ध्यान से, CH3NH2 एक आपका दुर्बल क्षार है, उसे अगर मैंने प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करवाई तो ये लवण बनेगा आपका, है ना? ठीक है, 0.1 मोल है CH3NH2, 0.08 मोल है HCl। बेटा जब अभिकर्मक में एक से ज्यादा डेटा दिया हो तो सीमांत अभिकर्मक निकालना पड़ता है। अभिक्रिया संतुलित है, ये आपका सीमांत अभिकर्मक होगा क्योंकि ये कम मात्रा में है, तो ये पहले पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा इतना, और ये बनेगा इतना। तो आपके पास बीकर में बचा क्या? एक दुर्बल क्षार बचा क्योंकि इसका केबी दिया हुआ है, और उसका प्रबल अम्ल के साथ में लवण बचा, तो हम ये कह दें कि ये क्षारीय बफर वाली कंडीशन है। अगर ये क्षारीय बफर वाली कंडीशन है तो हमें H+ की सांद्रता बतानी है। तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं क्या ये बात, कि हमें पता होता है कि क्षारीय बफर है तो कंडीशन हो जाएगी POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग लवण अपॉन क्षार। बट उसको एडवांस वाला जब ही बनेगा वो, जब वो थोड़ा घुमा के चीजें पूछेगा। उसने आपसे H+ की सांद्रता पूछी है, तो क्यों ना तुम यहां से OH- की सांद्रता बता दो। कैसे बताओगे? देखना ध्यान से, हम POH को लिख देते हैं माइनस लॉग OH-, हम PKB को लिख देते हैं माइनस लॉग KB प्लस लॉग लवण अपॉन क्षार की सांद्रता। देखिए ध्यान से, अगर ये चीज है तो माइनस लॉग OH- को अगर मैंने माइनस अंदर ले गया तो ये बन जाएगी, है ना? माइनस लॉग KB को हम लिख देंगे लॉग 1/KB, अगर माइनस साइन अंदर चला गया, प्लस लॉग लवण अपॉन क्षार एज इट इज। अब देखिए log x प्लस log y, log x इंटू वाई होता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ, ये जो वैल्यू है ये बराबर है log ऑफ 1/KB इंटू लवण की सांद्रता अपॉन क्षार की सांद्रता। अब अगर मैं दोनों साइड लॉग लॉग के अंदर की वैल्यू को कंपेयर करूं, अगर मैं अंदर दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये चीज आपकी बराबर हो जाएगी लवण की सांद्रता अपॉन KB इंटू क्षार की सांद्रता। तो यहां से OH- की सांद्रता आ गई निकल करके KB इंटू क्षार की सांद्रता अपॉन लवण की सांद्रता। तो बेटा OH- आ गया, तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि H+ इंटू OH- KW के बराबर है। तो यहां से H+ कितना आ जाएगा? KW अपॉन OH-, यानी कि दिस। ये हो गया। अब आप देखो आपको सारी चीजें पता है कि नहीं पता। लवण की सांद्रता और क्षार की सांद्रता हमें दिख रही है ना? और KB और KW, KW 10 की घात -14 होता है और KB हमें पता है। बस तो फिर सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, पक्का कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे। अगर यहां तक सब कुछ सही है, अगर यहां तक सब कुछ सही है तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये वाला। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सुनिएगा मेरी बात को गौर से। एक विलयन में Mn2+, Fe2+, Zn2+, Hg2+, प्रत्येक के 10 की घात -3 मोलर अवेलेबल है।
इनको 10 की घात -16 मोलर सल्फाइड आयनों के साथ अभिकृत करवाया गया। तो यदि MnS, FeS, ZnS, HgS सबके Ksp का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले कौन अवक्षेपित होगा? तो बेटा देखो, अगर अवक्षेपण देखना है तो पहली बात तो ये है कि अवक्षेपण जब होता है जब KIP का मान KSP से ज्यादा हो। अब जिसके लिए KSP की वैल्यू सबसे कम होगी, वो सबसे पहले अवक्षेपित होगा। सिंपल सी बात है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो, है ना, क्योंकि बहुत कम सांद्रता पे ही वो अवक्षेपित हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने KIP निकाला तो KIP सभी लवणों के लिए कितना आ जाएगा, क्योंकि सभी के लिए सांद्रता सेम है, वो आ जाएगा 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -16, 10 की घात -19। कैसे पता? देखो भाई ध्यान से, अगर मैंने MnS की बात करी तो ये टूटेगा ऐसे, तो Mn+2 है 10 की घात -3 मोलर और सल्फाइड आयन है 10 की घात -16 मोलर, और ऐसे ही बाकियों में चलेगा सेम टू सेम, है ना, स्टोइकियोमेट्री। तो ये आ गया KIP। अब KSP अगर आप देखोगे तो ये है 10 की घात -15, ये 10 की घात -23, -20 और -54। तो KIP बड़ा होना चाहिए, तो 10 की घात -19 इससे तो छोटा है, इन तीनों से बड़ा है, यानी कि FeS, ZnS और HgS ये तीन ऐसे हैं जो अवक्षेपित होंगे। अगर ये अवक्षेपित होंगे तो अब सवाल ने ये नहीं बोला कौन कौन अवक्षेपित होगा, सवाल ने कहा कौन सबसे पहले अवक्षेपित होगा। तो जिसका KSP सबसे छोटा है, यानी कि उसकी सांद्रता सबसे कम होगी, तो वो सबसे पहले अवक्षेपित हो जाएगा, यानी कि HgS सबसे पहले अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़िया, ओके, बहुत सही, ठीक है जी, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो अगला सवाल देखें ध्यान से। ये देखो भाई, ये सिंपल सूचक पे आधारित है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के अनुमापन के अंतिम बिंदु को जांचने के लिए सर्वश्रेष्ठ सूचक। तो बेटा दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो यहां पे ऐसा सूचक काम करेगा जो क्षारीय माध्यम में बढ़िया काम कर दे, और वो है फिनोफ्थलीन। हमें डेटा ही दिया हुआ है, हम देख के समझ गए, बढ़िया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल वो होता है जिसका अष्टक पूरा नहीं होता, जिसका अष्टक पूरा है वो लुईस अम्ल नहीं है। यहाँ बोरॉन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, लुईस अम्ल है। एल ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, लुईस अम्ल है। बेरिलियम ने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, अष्टक पूरा नहीं है, लुईस अम्ल है। पर एसएन ने अपना अष्टक पूरा कर रखा है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये लुईस अम्ल नहीं है। बढ़िया, इजी से सवाल थे, छोटे छोटे से, बढ़िया जी, ठीक है। ये वाला सवाल अगर आप ध्यान से देखें, एक बफर विलयन में समान सांद्रण में X- और HX है, X- के Kb का मान दिया हुआ है, तो बफर का pH क्या होगा? तो बेटा अगर आपके पास में X- और HX है तो ये आपका अम्ल है, ये उसका संयुग्मित क्षार है, और ये कॉम्बिनेशन आपका अम्लीय बफर कहलाता है। अम्लीय बफर के लिए pH निकलता है pKa प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल की सांद्रता। सवाल आपको कह रहा है समान सांद्रण है, तो ये चीज तो कैंसिल हो गई, तो log 1 तो 0 हो गया। Ka पता करना है, हमें Kb पता है, तो हमें एक रिलेशन पता है अम्ल संयुग्मित क्षार वाले कॉम्बिनेशन के लिए Ka इंटू Kb Kw के बराबर होता है, तो Ka हो जाएगा Kw अपॉन Kb 10 की घात -4। अगर Ka 10 की घात -4 है तो pKa हो जाएगा माइनस लॉग Ka, यानी कि 4 ओनली। और अगर pKa आपका 4 हो जाता है तो pH हो जाएगा 4। देखिए ध्यान से, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा प्लस डीपीपी लगाइएगा। मैंने कुछ सवाल यहाँ पे आपके लिए छोड़े हैं जिन्हें आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह करें। हम मिलेंगे, अब हर्ष सर आपका 12th वाला पार्ट लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद में हम लोग मिलेंगे दोबारा 11th का पार्ट कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।